हेलो गाइस, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज ऑफ एएससी। आज हम लोग ऑक्सो एसिड के बारे में कुछ बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोग सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म और सल्फ़र के डाइऑक्साइड यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 के बारे में बात किया था। अगले वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कुछ ऑक्सो एसिड्स जो सल्फ़र के होते हैं उनका स्ट्रक्चर, और उसके बाद मेनली है हमको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग और फिर प्रॉपर्टीज और उसके कुछ यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे फॉस्फोरस में हमने देखा था कि फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड बहुत तरह के बनते हैं, नाइट्रोजन के भी कई तरह के बनते हैं। तो वैसे ही सल्फ़र के भी ऑक्सो एसिड कई तरह के बनते हैं। चूँकि सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिडली रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन से भी मिलकर के डिफरेंट टाइप के एसिड बनाता है। चूँकि सल्फ़र के डिफरेंट जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, रिडली डिजॉल्व हो जाते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप के एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख रहे हैं। पहला है सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3। क्लियर है कि SO2 को अगर हम लोग H2O में मिलाएंगे तो आपको H2SO3 बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सल्फ़र के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक 2 OH ग्रुप हो जाते हैं और एक O ग्रुप रह जाता है। फॉस्फोरस की तरह इसमें भी ध्यान रखना है कि जितना हाइड्रोजन है उतना वो लेकर के OH बना लेता है और उसी OH ग्रुप में का H जो होता है वो डिस्प्लेसेबल होता है और बाकी सल्फ़र के साथ जुड़ जाता है। अब दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 हो जाता है। बेसिकली SO3 को वाटर में डिजॉल्व करने पर बनता है। तो अब इसमें जो लोन पेयर है वो कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ, बाकी सारा स्ट्रक्चर OH 2 रहे, एक O रहा है, सल्फर जो से उसमें था, और यहाँ जो लोन पेयर था ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसके बाद एक होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन, इसमें मेन ध्यान देना है ये चीज़ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का जाएगा पैटर्न, लेकिन इस पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन क्या होगा कि OH ग्रुप जो है एक ही रहेगा एक पार्ट में, और यहाँ से एक जो है आपका OH का तो H हटेगा। तो इसमें से जब 2 ऐसे ही मोलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लेंगे और दोनों में से एक एक H को हटा देंगे OH में से, तो दोनों O आपस में कनेक्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH सिंगल बॉन्ड से हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो हुआ तो OH था, तो बेसिकली OH का एक H हट गया, इसका भी एक H हट गया और दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, बाकी सल्फ्यूरिक के पार्ट थे। तो इसीलिए इसको बीच में चूँकि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है या दूसरों साइड में है तो इसको पेरोक्साइड के रूप में हम लेते हैं। तो पेरोक्साइड के टाइप का इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये जो दोनों पार्ट लिए गए हैं किसके लिए गए हैं, तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लिए गए हैं। तो इसीलिए इनका नाम लिखते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला इनका हो जाता है H2S2O8। और इसी तरीके से जब O नहीं रह करके एक ही O रहता है तो उस कंडीशन में जो आपका होता है उसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसमें एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर सल्फ़र के साथ ये हुआ, खाली यहाँ से OH से H हट गया है, इसमें का भी H हट गया है। तो एक में अब सल्फ्यूरिक एसिड में से एक में का OH हटा और एक में का H हटा, यानी H2O रिमूव हो गया। तो H2O के रिमूव होने से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि वो बीच से दोनों से रिलेट हो गया। तो ये हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एसिड हैं, हमने मेन इंपॉर्टेंट एसिड का दिया है। तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में है कि ये उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें वहाँ ऑक्सीजन रहेगा। आप पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में है तो सल्फ्यूरिक एसिड के पार्ट तो रहेंगे, हाइड्रोजन हटा करके आपस में कनेक्ट करना है, बीच में दोनों O आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होगा। और अगर एक का OH और एक का H हट जाता है यानी टोटल H2O हट जाता है, इसी में से 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल्स में तो सिंगल ऑक्सीजन के द्वारा दोनों पार्ट जुड़ते हैं, तब ये हो जाता है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला होता है H2S2O7। अब इसके बाद ये पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सबसे मेन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड इसका। तो
अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। उस प्रोसेस का नाम दिया गया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रोसेस का जो नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जहाँ जहाँ भी मिल रहा है, इसके पहले भी हम लोग यूज किए हैं बार बार, किसी मेटल के एक्सट्रैक्शन में कौन सा फर्नेस यूज किया जाता है या उसका मेथड कौन सा कहलाता है, तो बाय नेम उसको याद रखिएगा क्योंकि वो हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इंडस्ट्रियली ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के माध्यम से। इसमें 3 मेन स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि टू ऑब्टेन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को। तो सल्फर डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। इसके पहले SO2 का मेथड पढ़ रहे हैं, तो उस SO2 में से किसी भी सूटेबल मेथड से जो अवेलेबल होता है वहाँ पर, उसके हिसाब से हम लोग SO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जनरली हम लोग या तो सल्फ़र को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और नहीं तो फिर किसी सूटेबल ओर को हम ही करते हैं, हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो उससे जो बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 बनता है उससे भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो SO2 का ऑकरेंस हमको मिल सकता है इस सल्फ़र के डायरेक्ट हीटिंग से या फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में मेटलर्जी में रोस्टिंग के द्वारा। तो एक तो हुआ कि SO2 का गेन करना। दूसरा है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करना है। और आप पढ़े हुए हैं SO2 में कि वो V2O5 वैनेडियम 5 ऑक्साइड के साथ जब कैटालिटिक रिएक्शन कराया जाता है तो SO2 वो भी गैस है और O2 भी गैस है, दोनों आपस में मिल करके SO3 बनाते हैं। और इसके बाद तीसरा काम होता है कि जो SO2 बना है इसको हम लोग पहले H2SO4 के साथ अलग से H2SO4 मिला करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब होता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। तो ओलियम हो गया, और उसी ओलियम में जब H2O, बेसिकली यही चीज़ हो गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड टाइप का जो हो गया, इसी का स्ट्रक्चर हो गया ओलियम। और उसमें हम लोग जब H2O मिलाते हैं तो फिर से, चूँकि इसमें यहाँ देखे थे कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से H2O निकाला गया था, एक में से OH और एक में से H, तब ये बना था। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जब उसमें H2O ऐड कर देते हैं तो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, यानी हमको 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ओवरऑल यही प्रोसेस होता है 3 रूप में। सिंपली ब्रीफली याद कीजिएगा कि एक है SO2 को प्राप्त करना, अब वो चाहे सल्फ़र हीट करके प्राप्त करें या फिर आप रोस्टिंग से प्राप्त करें बाई प्रोडक्ट के रूप में। उसके बाद दूसरा रिएक्शन हो जाता है कि SO2 को एयर के साथ ऑक्सीडेशन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 व्हिच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ओके। और इसके बाद थर्ड काम है कि H2SO4 के साथ SO3 को ऑब्जर्व कराना और फिर उससे वाटर के मिला करके वाटर से रिएक्ट करा करके या ट्रीटमेंट करा करके उसका तब H2SO4 को प्राप्त करना। ये 3 प्रोसेस है। तो इसी को हम लोग समराइज करते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहला, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फर सल्फाइड्स इन एयर टू जनरेट SO2। फिर दूसरा हुआ कि कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड थर्ड में हो गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम H2SO7। इसके बाद अब इसमें जो रिएक्शन होते हैं हम लोग रिएक्शन को समराइज कर सकते हैं कि जैसे ये सेट है 8H2O निकला तो 8SO2 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर 4Fe2 प्लस 11O2 कराए, इसे 2Fe2O3 यानी आयरन का ऑक्साइड बन गया और प्लस में 8SO2 निकल गई। तो दोनों जगह से जो SO2 निकल गई, पहला स्टेप पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि 2SO2 प्लस O2 V2O5 के साथ रिएक्शन कराए तो 2SO3 बना, और उसके बाद SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए
एब्जॉर्ब करा है, तो वहाँ पर H2H2O7 हो गया। और H2H2O7 को जब हम H2O के साथ मिला करके रिएक्शन कराते हैं तो हमको 2H2SO4 बन जाता है। इस जितने भी रिएक्शन है इसमें सबसे मेन रिएक्शन H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए है कि SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करना है। और जब तक ये प्रोसेस नहीं हम करेंगे तो नहीं काम हो पाएगा। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं कि चूँकि यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है और ये भी गैस है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर 1 वॉल्यूम है और यहाँ पर 2 वॉल्यूम है। यानी इस रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस हो रही है। पहले 3 वॉल्यूम था, अब 2 वॉल्यूम हो जा रहा है। यहाँ पर 2 और 1 3 या यहाँ पर केवल 2 वॉल्यूम हो रहा है। तो 2 वॉल्यूम हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और इसका गिब्स एनर्जी निगेटिव होता है। तो गिब्स एनर्जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है और इसको लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो लो टेम्परेचर पर रखने पर आपका बहुत ज़्यादा लो किया जाए टेम्परेचर तो वहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। तो इसलिए टेम्परेचर रेंज को मीडियम और प्रेशर को थोड़ा हाई रखा जाता है। तो इससे ये कन्वर्जन आसानी से हो जाता है V2O5 के प्रेजेंस में। और तब फिर उसको H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब कराते हैं, ओलियम मिलता है, फिर ओलियम को H2O से रिएक्ट करा करके आपको H2SO4 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली एक कलरलेस लिक्विड है, डेंस आयली लिक्विड है देखने में, या उसको पोर करते हैं तो कुछ आयल की तरह दिखता है, डेंसर क्वांटिटी वाला, एल्कोहल की तरह या वाटर की तरह लाइट नहीं होता है। और फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.84 होती है 298 केल्विन पर, यानी वाटर से हेवी होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन। ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो काफ़ी एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। इसलिए जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो कभी भी ये एसिड लेकर के तब उसमें वाटर नहीं मिलाना चाहिए। हमको जब डाइल्यूशन करना है तो पहले वाटर ले लेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में H2SO4 को धीरे धीरे पोर करेंगे, डालेंगे और उसको स्टीयर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। नहीं तो इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जिस वेसल में हम लेकर, जब मान लीजिए कि ग्लास के वेसल में हम यूज़ करते हैं उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हीट के कारण वो फूट सकता है और उससे बबल्स निकलते हैं, तो उसके कारण वो गैस के रूप में इवेपोरेट करके या हमें छिटक करके हमारे चेहरे को भी या हाथ पैर को भी ख़राब कर सकता है। तो खतरा है। इसलिए कभी भी डाइल्यूशन H2SO4 का किया जाता है तो वाटर पहले लिया जाता है बर्तन में ज़्यादा अमाउंट में, जितना चाहिए आपको, और उसमें H2SO4 की मात्रा धीरे धीरे करके डाली जाती है और उसको स्टीयर करते रहते हैं, एक जगह नहीं छोड़ते हैं। फिर इसमें जो केमिकल रिएक्शन की बात आती है, H2SO4 बहुत ही ज़्यादा वाला, बहुत ज़्यादा रिएक्शन वाला एसिड है। तो इसके कारण है, इसमें 4 मेन प्रॉपर्टी पाई जाती है जो अदर एसिड से ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा रिएक्टिव इसको बना देता है। बाकी के एसिड लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसके 4 प्रॉपर्टी हैं मेन कि द केमिकल रिएक्शन ऑफ H2SO4 आर ड्यू टू, पहला है कि लो वोलेटिलिटी, ये बहुत कम वोलेटाइल होता है, जबकि HNO3 और HCl इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो इसकी वोलेटिलिटी कम होती है। दूसरी बात है कि एसिडिक कैरेक्टर इसका स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि H2 हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं H2SO4 में, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में ये 2 H को डिनोट करता है, एक मोलिक्यूल। फिर इसकी एक और ख़ास विशेषता होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, वाटर के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी मटेरियल में वाटर की मात्रा हो, उसमें एसिड डालेंगे तो वाटर को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड एबिलिटी टू एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो इसके कारण ये चारों प्रॉपर्टी के कारण इसका केमिकल रिएक्शन बाकी एसिड से कुछ और ज़्यादा होता है। इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि जब ये आयोनाइज होता है वाटर में जब डालते हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो H+ आयन अलग होता है और निगेटिव पार्ट अलग होता है। H+ आयन जो होता है वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 स्टेप में आयोनाइजेशन होता है। पहला स्टेप में जब आयोनाइजेशन होगा तो एक हाइड्रोजन H+ आयन हटेगा और HSO4 बनता है। तो आप रिएक्शन में देखेंगे कि H2SO4 एक्वस है, H2O के साथ इसको मिला रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और HSO4 इसको हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट आयन भी बोलते हैं। और इसके लिए K1 का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 10 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पार्ट होता है। सेकंड वाला पार्ट कम होता है। सेकंड वाला पार्ट में क्या है कि यही HSO4 जो है फिर H2O के साथ मिल करके फिर ये अपना आयन डिस्प्लेस करेगा तो H3O+ बनता है और इसका SO4 2- यहाँ सल्फेट आयन अलग होता है। लेकिन इसका K2 का जो वैल्यू है तो K2 का वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻² है, जबकि इसका ग्रेटर देन 10 है। तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये K1 का ज़्यादा वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि H2SO4 को जब वाटर में मिलाते हैं तो आयोनाइज होता है। तो आयोनाइज होने पर ये फर्स्ट रिएक्शन यानी H+ और HSO4- में कन्वर्जन जो होता है वो लार्ज एक्सटेंट पर होता है। तो द लार्ज वैल्यू ऑफ K1 indicates that H2SO4 is largely dissociated into H+ and HSO4- आयन में कन्वर्ट होता है ज़्यादा। फिर द एसिड फॉर्म, अब इसमें देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वाटर के साथ ये मिला तो 2 टाइप का बना, एक बना HSO4 और एक बना SO4। तो जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है H2SO4 तो उसमें भी यही बात होती है कि यह साल्ट बनाएगा। एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर मेटल साल्ट बनेगा। लेकिन साल्ट में भी 2 तरह का साल्ट हो जाता है। लार्ज एक्सटेंट में आपका ये साल्ट बनता है यानी हाइड्रोजन सल्फेट साल्ट बनता है। तो एक हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट सीरीज का साल्ट, जिसको हम लोग एसिडिक साल्ट भी कहते हैं क्योंकि उसमें H प्रेजेंट है। ये एक रिमूवेबल H है और ये उस साल्ट में प्रेजेंट है, तो बेसिकली वो एसिडिक साल्ट हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट होता है तो आपका बेसिक साल्ट हो जाता है, वहाँ पर न्यूट्रलाइज साल्ट हो जाता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। लेकिन ये HSO4 है तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण वो हमारा एसिडिक साल्ट हो जाएगा। तो ये एक तो हमारा बन गया हाइड्रोजन सल्फेट सीरीज का साल्ट और दूसरा डायरेक्ट भी बनता है SO4 सीरीज का साल्ट। तो इससे 2 तरह के साल्ट मिलते हैं। द एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स, नॉर्मल सल्फेट जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और दूसरा एंड एसिड सल्फेट। तो एसिड सल्फेट्स का मतलब कि हाइड्रोजन सल्फेट वाला। फिर इसमें एक, अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक में बात करें तो जैसे इसकी हम यहाँ देखें कि लो वोलेटिलिटी होती है, तो लो वोलेटिलिटी के कारण ये अदर एसिड के साल्ट से, कोई मेटल के अदर एसिड का साल्ट लिया जाए और उसके साथ इसका रिएक्शन कराया जाए तो यह अपना साल्ट बनाता है। जो साल्ट में प्रेजेंट है एसिड का पार्ट, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है जो कि इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी H2SO4 कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग साल्ट। जैसे रिएक्शन को हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2MX, M मेटल के लिए है और X आपका क्लोराइड, फ्लोराइड या नाइट्रेट है। तो 2MX है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये X और इसका H, तो 2HX अलग हो जाता है। ये ज़्यादा वोलेटाइल एसिड होता है इसके रिस्पेक्ट में, और मेटल का सल्फेट बन जाता है तो M2SO4 सल्फेट आपका बन जाता है। जनरलाइज रिएक्शन हो गया। फिर इसकी एक और विशेषता होती है
कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्राइजिंग एजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब इसको मिलाया जाता है तो उसमें से जितने भी अधिक मात्रा में H2O मोलिक्यूल्स होते हैं उस सबको रिमूव कर लेता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्राइजिंग एजेंट का काम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर कि शुगर है C12H22O11। अब इसको जब हम H2SO4 देते हैं, H2SO4 कॉन्क, ये कॉन्क रहेगा, तो ये इसको तोड़ देता है और कार्बन अलग हो जाता है, H2SO अलग हो जाता है, यही H2O इसके साथ मिल जाता है, तो H2O को निकाल लेता है। इसके बाद ये बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है ये दोनों रिएक्शन करते हैं इसके साथ, या दोनों के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड कंडीशन में। तो बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस कंडीशन में, और ये जो खुद एसिड है तो रिड्यूस हो जाता है H2O में। तो जैसे कॉपर का है 2H2SO4 के साथ कॉन्क के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर सल्फेट बन गया और SO2 निकल गई और H2O निकल गया। फिर वैसे ही सल्फर अगर H2SO4 के साथ करता है कॉन्क के साथ तो सीधा SO2 निकल जाता है, H2O हो जाता है। फिर कार्बन के साथ करता है तो फिर कार्बन का भी ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर निकल गया। तो यहाँ पर ये दोनों नॉन मेटल हैं और जबकि ये मेटल है, तो दोनों के साथ कॉन्क H2SO4 रिएक्ट करके SO2 देता है और अपने खुद SO2 के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। और बाकी जो हम मिलाए हैं तो उसका कोई ना कोई सूटेबल कंपाउंड, जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कॉपर के साथ सल्फेट मिल गया तो कॉपर सल्फेट बनता है और वाटर अलग होता है। ऐसे इसके बहुत सारे यूज हैं। कुछ यूजेज के बारे में कॉमन यूज हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये कुछ कॉमन यूज हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट एसिड है और इंडस्ट्रियली इसका इतना ज़्यादा यूज होता है कि किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में जितना ही ज़्यादा H2SO4 का प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है वह कंट्री उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग माना जाता है, डेवलप माना जाता है। यानी उसके इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का पता हम लोग उसमें कंज्यूम होने वाले और प्रोड्यूस होने वाले H2SO4 के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि H2SO4 बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। कुछ कॉमन यहाँ पर देख सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स डिफरेंट टाइप के फॉस्फेट सल्फेट्स हैं, सुपर सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो उस सब में सल्फेट जहाँ भी बनाना हो तो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं, आपको पिगमेंट, पेंट, डाई इंटरमीडिएट बनाने में यूज करते हैं। फिर डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, स्टोरेज बैटरी के रूप में इसको यूज करते हैं जो कॉमन लैंग्वेज में तेजाब बोलते हैं। और फिर मेटलर्जिकल एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह उसमें भी यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे यूज हैं, इसमें से कुछ यूज अपना याद रखिएगा, नोट्स के रूप में पूछता है लिखने के लिए। और इसके बाद हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगले टॉपिक के साथ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के। तब तक आप वीडियो से बने रहिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से प्रीवियस वीडियो को भी देख करके आप अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट।